जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 12 दिसंबर और 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स को हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं और एक ही वीडियो में दोनों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज़ होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पहले हम लोग 12 दिसंबर के करंट अफेयर्स को करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है सो 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को पहला नंबर प्रश्नों के साथ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो ये चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से माधव गॉडविन को सम्मानित किया गया। अब ये माधव गॉडविन को क्यों मिला है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में यह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होता है, जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार है। इसमें अर्थ शब्द आप लोग को दिख रहा होगा। अर्थ का मतलब होता ही पृथ्वी है, पृथ्वी यानी कि हमारे पर्यावरण। तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इन सभी को जो ध्यान में रख करके अपने जीवन या कुछ ऐसे काम करते हैं जो पर्यावरण को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचे, तो इसे हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या पुरस्कार कह सकते हैं, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार को। देने वाला कौन है? तो यूएनओ, जिसे हम लोग कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा देने वाले हैं माधव गॉडविन को, और यह प्राप्त 6 व्यक्तियों को दिया गया है ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, और यह 2024 में दिया गया है। देख लेते हैं कि 6 व्यक्ति में से कौन है। तो पहले तो व्यक्ति ये है माधव गॉडविन। माधव गॉडविन है जो पश्चिमी घाट को संरक्षण के लिए इन्हें दिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि इन्हें क्यों दिया जाएगा, तो ये पश्चिमी घाट के संरक्षण किए थे, इनके लिए दिया गया था, जिसे हम लोग इको सस्टेनेबल के पक्ष में थे। ये किसके पक्ष में थे? तो इको सस्टेनेबल के पक्ष में थे, ताकि कोई 12 सा उद्योग जो है वो नहीं लगा सके। ठीक है, तो क्योंकि 12 सा उद्योग, 12 सा फैक्ट्री लगेगा तो क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। तो पर्यावरण के देखते हुए इन्होंने पश्चिमी घाट को संरक्षण किया और इको सस्टेनेबल के पक्ष में थे, ताकि 12 से 12 जो फैक्ट्री या उद्योग होता है उसको नहीं लगाया जा सके। अभी हम लोग देख लेते हैं कि सामान्यथा हार्वे को ऑर्बिटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि फिलिप नोएस, जो ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर हैं, ऑस्ट्रेलिया मूवी के, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। और मिशेल बेचलेट जी को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यह यूएनईपी क्या होता है, तो इसकी स्थापना जो होता है 5 जून 1972 को होता है, और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। आइए हम लोग इस प्रश्न का ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया है? तो मसूद पेजेस्कियन ये ईरान के रहने वाले हैं और यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहल स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रुद्रम फर्स्ट का एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किसने किया है? तो ये भारतीय वायुसेना ने किया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो ये स्वप्ना कनिंघल को स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। वहीं पर कोझिकोड जो केरल में है, ये भारत का प्रथम साहित्य शहर भी बन गया है, तो ये याद रखेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का फर्स्ट साहित्य शहर कौन है, ये कोझिकोड बन चुका है जो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भागदर की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? तभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में एक हाथरस यानी भागदर हो चुका है। उस हाथरस या भागदर को जांच करने के लिए कौन सी आयोग के आधार पर इसको जांच गठन को स्थापित किया गया है? तो ये जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव के आयोग के सिफारिश पर इसे जांच कमेटी को गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यूनिसेफ, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है यानी कि न्यूयॉर्क USA में। 1956 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी इसको मिल चुका है यूनिसेफ संस्था को। ठीक है, अभी इसका 78वां जो स्थापना दिवस मनाया गया है 11 दिसंबर को, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को जो है इसका स्थापना हुआ था। अब 11 दिसंबर को अन्य दिवस भी देख लेते हैं। तो गीता जयंती दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी आपको 11 दिसंबर को ही मनाया जाता है। वहीं हम लोग देख लें कि यूनिसेफ के भी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो करुणा कपूर के नियुक्त किया गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अध्यक्षता किसने संभाली है, तो ये FATF ने। और FATF का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, जिसकी अध्यक्षता अभी किसको दिया गया था, तो मैक्सिको को, और मैक्सिको को रहने वाले एलिसा मद्राजो को, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है, तो गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला ये दूसरा राज्य कौन है, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। पहला राज्य कौन हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है क्षय रोग, जिसे हम लोग TB बोलते हैं या इसे हम लोग यक्ष्मा भी बोलते हैं। तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे चुना गया है, सौम्या स्वामीनाथन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व 2024 किसे मिला है, तो बागवानी श्रेणी में नागालैंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला है, जबकि वहीं पर कृषि राज्य में सर्वश्रेष्ठ राज्य का महाराष्ट्र को मिला है, और समुद्र सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में केरल को मिला है, और जल संरक्षण सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में ओडिशा को दिया गया है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसे दिया गया, नागालैंड को। वहीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार में किसे दिया गया है, महाराष्ट्र को। वहीं समुद्री नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है, केरल को। और वहीं नेतृत्व पुरस्कार 2024 में जल संरक्षण के रूप में किसे दिया गया है, तो ओडिशा को दिया गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब जिसका नाम है साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। तो अभी हाल ही में जापान के जो बेस्ट क्वालिटी के चावल होता है, उस चावल से जापान में शराब बनाया गया है, और उस शराब को यूनिसेफ एक संस्था जो है वो चावल से बनी शराब को सांस्कृतिक विरासत धरोहर में इसे शामिल किया गया है। अब साके जो है जापान के चावल से बनाने वाली एक शराब का नाम है। यूनेस्को ने इसे अमृत धरोहर में शामिल कर चुका है। और यहाँ पर बता दें कि यह जो है उद्देश्य इसका क्या है, और कहा गया है, यूनिसेफ ने कहा है कि यह दिव्य उपहार है। क्या है, यूनिसेफ का कहना है कि यह दिव्य उपहार है। 2 महीना इसे क्या किया जाता है, तो बनाने का नियम देखिए। तो पहला नंबर है कि यह 1000 वर्ष पुराना तरीका है, इसी तरीका से लोग वहाँ शराब को उत्पादन करते हैं। निर्माण किसने किया है, तो जापान ने। अब जापान के जो चावल जो बेस्ट क्वालिटी के चावल होते हैं, उस बेस्ट क्वालिटी के चावल को क्या करते हैं, पहले तो भाप से पकाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उसको जिस तरीके से हम चावल को उबालते हैं भात बनाने के लिए, उसी तरीके से पकाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं किण्वन। क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, किण्वन की क्रिया होती है। फिर किण्वन की क्रिया होने के बाद इसे 2 महीना तक एक मिट्टी के हांडी मतलब बर्तन होता है, घैली कह लीजिए, उसमें इसको रख करके 2 महीना ज़मीन के भीतर गाड़ दिया जाता है। और फिर गाड़ कर निकालने के बाद जब पूरी तरीके से ये सड़ जाता है, तो उसके बाद इसको निकाल करके कंपनी के पास बेच लिया जाता है। और फिर ये अपना कंपनी जो है अपना फैक्ट्रियों में लेकर के इसे अच्छी तरीके से तैयार करता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, तो ऐसा करने वाला कौन है, जापान हो चुका है। ठीक है, और किण्वन का मतलब क्या होता है, सरना। अब अमृत धरोहर को बात आया है, तो अमृत धरोहर देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन सा ऐसा शहर है या किस किस को अमृत धरोहर के रूप में शामिल किया है। तो अमृत धरोहर कितने हैं, तो भारत में टोटल ऐसे शहर और वस्तु हैं जो 15 को अमृत धरोहर में शामिल जा चुका है। तो भारत की तरफ से कितने अमृत धरोहर शामिल है, 15। अब पहला है शहर कोलंबिया 2010 में शामिल हुआ है। और दूसरा जो है आपको कुंभ मेला तो कोलंबिया 2010 में शामिल हुआ, कुंभ मेला 2017 में शामिल हुआ। और वहीं पर नवीनतम देखें तो 15वां जो है भारत की तरफ से अमृत धरोहर में वो गरबा है 15वां। और 14वां आपको दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल का है, इसको अमृत धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। वहीं देखें कि विश्व धरोहर में भारत के 43वें
अभी शामिल किया गया है, जिसे मोइदम कहते हैं। अहोम राजवंश का यह कब्रिस्तान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो विश्व धरोहर पूछेगा तो अभी भारत की तरफ से 43वां हाल फिलहाल में शामिल हो चुका है, जिसका नाम है मोइदम, जो अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है। वहीं नेक्स्ट देख लेते हैं ललन टॉप। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को या किस दिनांक को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो ये 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का घोषणा किसने किया? केंद्र सरकार यानी कैबिनेट मंत्री ने। ये आपातकाल को तारीख है, यानी कि जिस समय भारत में पहली बार आपातकाल लागू किया गया था, उसी आपातकाल को याद करते हुए इसको 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ये गोवा में होगा। पहला विश्व ऑडियो विजुअल सम्मेलन, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है पहला, तो पहला विश्व ऑडियो और विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 गोवा में किया गया। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। आपको सीएम कौन है, आप लोग को कमेंट्स में बताइएगा। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है? ये नाबार्ड ने किया है। तो कृषि स्टार्टअप को, कृषि को फिर से बेहतर बनाने के लिए सहायता देने के लिए कुछ राशि को लॉन्च करने वाले जो एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है? तो ये नाबार्ड ने किया है। हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खर्ची पूजा हो गया, ठीक है, मरिया पूजा हो गया या होजागिरी हो गया, ये सभी के सभी आपको त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति को किस अनुच्छेद के तहत पद से हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा के सभापति अनुच्छेद 67B के तहत राज्यसभा के सभापति को पद से हटाया जा सकता है। अब राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो भारत में राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के नाते नहीं, बल्कि राज्यसभा के सभापति होने के नाते उनका वेतन दिया जाता है। कमेंट्स में आप लोग को ये भी बतलाना है मेरे दोस्तों कि राज्यसभा के जो सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं उन उपराष्ट्रपतियों का वेतन कितना मिलता है और कौन सी विधि से दिया जाता है, ठीक है। अब राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। इसके अध्यक्ष अभी उपराष्ट्रपति, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति रहेंगे भारत के, वही इनके राज्यसभा के सभापति रहेंगे। तो अभी वर्तमान में हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। इनका अनुच्छेद 64 में कहा गया है, इनका अनुच्छेद 64 में इनका जिक्र किया गया है। ये इनका पद का उल्लेख कहाँ किया गया? तो 64 के बी में इनके हटाने के बारे में, हटाने के लिए पहली बार प्रस्ताव पेश किया गया है। पहली बार प्रस्ताव पेश किया है और करने वाला कौन है? इंडियन एलायंस ने प्रस्तुत किया है इनके हटाने के लिए। और यहाँ के जो इंडियन एलायंस ने, अभी देखें कि राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो ये पीसी मोदी हैं। तो महासचिव, क्वेश्चन याद रखिएगा कि राज्यसभा के सभापति तो ये आपको उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन महासचिव अभी पीसी मोदी हैं, ठीक है। और यह आपको पद से हटाने के लिए पहला प्रस्ताव पेश किसने किया है? तो इंडियन एलायंस ने किया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और अभी वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, जो हमारे अभी बताए हैं कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसी का पॉइंट। तो इसका जिक्र कहाँ है? राज्यसभा के सभापति को पद से हटाया जाए, इसका जिक्र अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 67 के बी में उल्लेख किया गया है। वहीं हम लोग देख लेते हैं कि राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य को बहुमत पास, यानी कि आप हटाने के लिए कम से कम तत्कालीन जो सदस्य राज्यसभा के, उसको हटाने के लिए आपको कम से कम राज्यसभा में 50% +1 इसको पास, यानी बिल को पास करना पड़ेगा, मंजूरी को पास करना पड़ेगा। कहा गया है कि अनुच्छेद 67B में 14 दिन पहले सूचना देना होगा और सूचना 10 दिसंबर को ही दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि राज्यसभा को सभापति से हटाना चाहते हैं तो आपको अनुच्छेद 67B में यह का जिक्र किया गया है कि अगर किसी भी उपराष्ट्रपति के ऊपर आप महाभियोग लगाते हैं, यानी उसके पद से हटाने की प्रक्रिया करना चाहते हैं, तो 14 दिन पहले आपको जो है वो राज्यसभा के अंदर यह सूचना देना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को हटाना चाहते हैं, जिस राज्यसभा के सभापति को हटाना चाहते हैं, उनको 14 दिन पहले यह सूचना इन्फॉर्म मिल जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है INDIA, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडिया अलायंस। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडिया का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस होता है।
इसके राष्ट्रपति अभी के हटाने से संबंधित देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस किस तरह के जैसे महाभियोग लगा सकते हैं, कौन कौन सा शब्द का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो भारतीय संविधान की 61 में उल्लेख है। कुल 2/3 बहुमत चाहिए राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 63 में। अब अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का पदेन सभापति होगा, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 67B में हटाने के बारे में जिक्र किया गया है, जो अभी इसको लागू किया गया है। ठीक है, अभी इसको पास होना है। अनुच्छेद 66 में निर्वाचन के बारे में जिक्र किया गया है उपराष्ट्रपति के। और अनुच्छेद आपको बताना है कि शपथ का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में जिक्र किया गया है, कमेंट्स में आप लोग छापेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन रहा, यानी कि विनर कौन रहा है किसका? तो विंबलडन एकल पुरुष 2024 का विजेता तो ये कार्लोस अल्कराज रह चुके हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं। और इसका जो शुरुआत होता है विंबलडन पुरुष एकल खिताब का जो शुरुआत होता है 1877 में होता है और यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता है कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का। उपविजेता कोलंबिया रह चुका है। और यह यूरो कप का विजेता कौन है? स्पेन। और उपविजेता कौन है? इंग्लैंड। याद रखिएगा, कोपा अमेरिका चैंपियनशिप का विजेता अर्जेंटीना रह चुका है, उपविजेता कोलंबिया, लेकिन यूरो कप का विजेता स्पेन और उपविजेता इंग्लैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला तो आपको बीकानेर में किया गया था, दूसरा आपको प्रयागराज में किया गया है। ठीक है, और तीसरा आपको गुवाहाटी में किया गया। तो आपको दूसरा पूछा तो आपका आंसर हो जाएगा प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले पॉल कागमे का संबंध किससे है? तो अभी हाल फिलहाल में चौथी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं और वो व्यक्ति है पॉल कागमे। अब पॉल कागमे का संबंध किस देश से है? तो ये रवांडा के रहने वाले हैं। ठीक है, कहाँ के? रवांडा आप लोग को बताना है कि इसकी राजधानी कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाक्वेरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में फॉर सस्टेनेबिलिटी में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? तो ये IIT मद्रास है फॉर सस्टेनेबिलिटी में। ठीक है, तो फर्स्ट स्थान जो है पूरे विश्व में वह है आपको वर्ल्ड में टोरंटो यूनिवर्सिटी जो कनाडा की है। और भारत का जो फर्स्ट स्थान है इसमें IIT दिल्ली का दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं, ललन टॉप हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जिसे हम लोग कहते हैं कॉस्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो ये साउथ कोरिया में किया गया था। 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जिसे हम लोग कॉस्पर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में SIDH पोर्टल किसने लॉन्च किया है, यानी सिद्ध पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये कौशल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर, अभी वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। इन्होंने शादी कहाँ कर रखे हैं? तो ये जापान में। एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेश जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो ये मॉरिशस के अंदर किया है और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। तो याद रखिएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो विदेश में जाकर के जन औषधि केंद्र का उद्घाटन सबसे पहले मॉरिशस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद जो है इसका नियुक्त सैमी सिल्वा को नियुक्त किया गया है, क्योंकि इससे पहले ICC जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका जो अध्यक्ष था वो जय शाही थे। लेकिन जैसा अभी इसकी अध्यक्षता एशियाई क्रिकेट परिषद के हट करके ICC के हो गए, तो यहाँ पर जगह तो हो गया खाली एशियाई क्रिकेट परिषद का, तो यहाँ पर अभी सैमी सिल्वा को नियुक्त किया गया है। अब ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय ये हेडक्वार्टर जो है दुबई में UAE के अंदर। 1909 में इसकी शुरुआत होती है, यानी कि स्थापना। और इसके जो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष अभी बने गए हैं वह अभी जय शाह बने हैं, अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है,
और तो ये पहले एशियाई क्रिकेट परिषद के भी अध्यक्ष थे, लेकिन अभी जैसे इनसे इस्तीफा दिए हैं, हटे हैं, तो ये सैमी सिल्वा को नियुक्त किया गया। एशियाई क्रिकेट परिषद, इसकी हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कोलंबो में है। स्थापना 1983 में किया गया था। अभी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो सैमी सिल्वा को। और सैमी सिल्वा कहाँ के रहने वाले, श्रीलंका के। आगे हम लोग अन्य नाम को देख लेते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। जैसे बीसीसीआई के हेडक्वार्टर कहाँ, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। संजय मल्होत्रा, ये आरबीआई के 26वें क्रम के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि शक्तिकांत दास 25वें क्रम के थे। और के संजय मूर्ति, जिसे हम लोग कहते हैं CAG, क्या बोलते हैं, CAG, कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, यह भी कौन नियुक्त किए गए हैं, के संजय मूर्ति। वहीं संजीव खन्ना भारत के 51वें क्रम के CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बन चुका है, तो कोटे दी आइवर। कोटे दी आइवर जो है 53वां सदस्य के रूप में जल सम्मेलन के रूप में शामिल हुआ है। हाल ही में वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइंस से लेकर हेल्थ केयर तक वैश्विक सेवाएं को प्रभावित हो चुका था। ये किसके कारण, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के कारण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया गया है, ये सऊदी अरब को। किसको, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, जापान ने जीता है। ध्यान रखेंगे कि पहली बार यह आयोजन किया गया है, भारत में मेजबानी किया है, और यह 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जापान अपने नाम कर चुका। क्रम इस बार कौन सा था, ये 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल, यहाँ पर आप लोग को नाम देख रहा होगा 20वीं, तो क्वेश्चन में आंसर छिपा रहता है। तो इसका क्रम जो था, इस बार आयोजन जो था 20वें क्रम का था। होस्ट यानी कि मेजबान किसने किया है, भारत ने, लेकिन यह पहली बार किया गया है। और पहली बार कौन सा स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। विजेता जापान रह चुका है, उप विजेता साउथ कोरिया, और कुल टीम इसमें भाग लिया था 8 गो। कितना, 8 गो। यही देख लेते हैं कि भारत ने अभी हाल फिलहाल में कौन कौन सा सम्मेलन को मेजबानी किया है, कौन कौन सा सम्मेलन भारत में हुआ है। वही देख लेते हैं कि एशियाई खेल का 2 बार इस भारत में आयोजन किया गया है। जब पहला एशियाई खेल का आयोजन शुरू किया गया था 1951 में, तो इसका आयोजन दिल्ली में ही किया गया था भारत में। लेकिन दूसरा 1982 में किया गया था, और इसका आयोजन जो है वो 9वीं बार कर चुका है। ठीक है, चलिए, तो अभी एशियाई खेल का आयोजन 9वीं बार हुआ है, जिसमें से भारत में 2 बार हो चुका है, 1951 और 1982 में। वहीं देख लेते हैं कि कॉमनवेल्थ खेल जो 2010 में इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। वहीं G20 2023 वाला जो था, वो ग्रुप ऑफ 20 का सम्मेलन वो भारत मंडपम के अंदर आपको नई दिल्ली में किया गया है। वहीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का देखें तो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ 8 और जो है, और कॉन्फ्रेंस ऑफ 2002, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। ठीक है, जो किससे संबंधित है, तो 2002 दिल्ली में किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कब किया गया था, 2002 में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। वहीं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन 2011 भारत में और 2023 भारत में किया गया है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं ललन टॉप। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड। तो सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला उत्तराखंड ये पहला राज्य बन चुका है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, कौन से खिलाड़ी को। तो ये रिगोबर्टा मेंचू जो है, इनको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार कब का है, 2020 का। अब देख लेते हैं कुछ खेल से संबंधित खिलाड़ी को। जैसे देख लेते हैं कि हैंडबॉल में कितने के खिलाड़ी होते हैं, 7। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वहीं हम लोग देखें खो खो में 9 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 गो, बास्केटबॉल में 5 गो, वाटर पोलो में 7 गो और वॉलीबॉल में 6 होते हैं। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, रिगोबर्टा मेंचू। हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो ये 22 जुलाई को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। इसी को यादगार में 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज रूप में मनाया जाता है। IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित
होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये अभिनव बिंद्रा थे। कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना किसने प्रारंभ किया है? तो ये ऐसा करने वाला गुजरात रहे, क्योंकि गुजरात ऐसा किया है। तो यहाँ के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। टैगलाइन क्या है? तो पोषण भी पढ़ाई भी। शुरुआत किसने किया? सरकारी स्कूल और बाल वाटिका ने शुरू किया है। अब सरकारी स्कूल में पहला से लेकर के क्लास 8 तक के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए यह योजना शुरू किया गया है, पौष्टिक अल्पाहार योजना। अब इसमें मिलने वाला क्या क्या है तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्लास 8 तक के बच्चों के लिए है और जो बाल वाटिका में पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए। यहाँ दूध दिया जाएगा। संजीवनी योजना भी शुरू यहीं पर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ दूध संजीवनी योजना भी गुजरात में शुरू किया गया था, जिसमें दूध आपको दिया जाता था, जिसमें 20 ml फ्लेवर मिल्क इसको दिया गया था। तो संजीवनी योजना कहाँ शुरू किया? कि गुजरात में। ठीक है, वहीं पर आपको ये जो निकाला गया है पौष्टिक अल्पाहार योजना, ये भी आपको गुजरात में। अनुच्छेद 47 जो डीएसपी से संबंधित है, ये पोषण से संबंधित है, इसका पोषण से के बारे में उल्लेख किया गया है। ललन टॉप देखते हैं कि हाल ही में दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसने जीता है? तो केंजी लिली ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल ऑफ का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो गणतंत्र मंडप रखा गया है, जिसका नाम था दरबार हॉल ऑफ। तो राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल ऑफ का नाम बदल करके स्वतंत्र यानी गणतंत्र मंडप रखा गया। हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर कौन शामिल हो चुका है? अभी हम आपको बताया है असम का मोइदम को नियुक्त किया गया, जो अहोम राजवंश का ये कब्रिस्तान है। हाल ही में कृष्णा वेनी संगीत निर्जनम 2024 का स्थापना कहाँ हुआ है? तो ये विजयवाड़ा में। अब आयोजन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। 3 दिन तक यह चलने वाला है। उद्देश्य क्या है? संगीत पर्यटन को बढ़ावा देना और फोकस है कर्नाटक संगीत, जिसके जनक थे पुरंदर दास। तो कर्नाटक संगीत के जनक कौन है? पुरंदर दास जी हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विरासत अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये इसरो के दिया गया। किसे? इसरो को दिया गया है अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसरो, ठीक है, अब इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। अब लॉन्च किया कब? तो 14 जुलाई 2023 को। लेकिन कौन सा व्हीकल से, कौन सा रॉकेट? तो LBM 3 M4, जिसे बाहुबली के नाम से जाना जाता है। कहाँ लैंडिंग किया? ये साउथ पोल पर लैंडिंग किया 23 अगस्त को, और 23 अगस्त को ही अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा हर साल किया गया। अब देख लेते हैं कि इसरो की स्थापना 23 अगस्त को हुआ इसरो। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 23 अगस्त, तो 23 अगस्त को इन्होंने लॉन्च किया, और जब लॉन्च किया तो 23 अगस्त को हर साल अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया। और इसका रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान, जबकि लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। क्या नाम है? विक्रम। इसका कौन सा स्थान पर ये लैंडिंग किया है? तो जिस स्थान पर लैंडिंग किया जिसका नाम है शिव शक्ति। क्या नाम है? शिव शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह को टर्मिनल को संचालन करने का अधिकार अपने हाथ में लिया है? तो ये बांग्लादेश का मोंगला बंदरगाह है, उसको अपने हाथों में लिया है। और बंदरगाह का मतलब क्या होता है? तो जहाँ पर समुद्री जहाज आकर के रुकता है, पनिया जहाज, उसे बंदरगाह कहते हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभंकर कौन सा है? तो ये फ्रिजी टोपी है। रंग इसमें 3 कलर होता है, ठीक है, व्हाइट, रेड और ब्लू। और ये व्हाइट और रेड और ब्लू जो है फ्रांस की क्रांति का प्रतीक है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहला डाक टिकट का अनावरण कहाँ किए हैं? तो ये लाओस किए हैं। लाओस के जो अभी वियंतियन है जगह, लाओस की राजधानी वियंतियन है, वहाँ पर आसियान का बैठक हुआ है। तो याद रखिएगा 2024 का आसियान का बैठक लाओनतेन वियंतियन में, क्योंकि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन पुस्तक के लिए क्रॉसवर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो KJS ढिल्लो को सम्मानित किया गया है सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन पुस्तक के लिए। अब KJS ढिल्लो, तो ये KJS ढिल्लो के प्रसिद्ध पुस्तक देख लेते हैं कि कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। उल्लेख है कश्मीरी पंडित के बारे में। इस पुस्तक जो है इनके लिए दिया गया है KJS ढिल्लो को। कौन सा पुरस्कार?
तो सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन पुस्तक के लिए दिया गया है। ये पुस्तक है कितने गाजी आए कितने गाजी गए, और इसमें उल्लेख है जो कश्मीरी के पंडित के बारे में, पुलवामा अटैक हुआ था उसके बारे में, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में और आर्टिकल 370 के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। वहीं हम अन्य व्यक्ति को देख लेते हैं कि रामचंद्र गुहा के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आप लोग को कमेंट्स में छाप देना है। हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? दिल्ली में, हुमायूं के मकबरा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा रूपांतरित करने की मंजूरी दी है? तो ध्रुव स्पेस को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे हम आपसे वादा किए एक ही वीडियो में आपको 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को करंट अफेयर्स को कवर कराएंगे, तो आइए हम लोग 13 दिसंबर पर पहुंच गए हैं डेली फास्ट रिवीजन के साथ, पहला नंबर प्रश्नों के साथ। हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के रूप में नामित किया है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को बनाया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप इनका जो है 20 जनवरी को 47वें अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण होने वाले। इनके पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। जिस तरीके से बीजेपी पार्टी से मोदी जी हैं, सेम उसी तरीके से आप लोग को इनका पार्टी का नाम क्या है? तो 47वें क्रम के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। 20 जनवरी को इनका शपथ होने वाला। यूएसए के राष्ट्रपति पद का नया आकार प्रदान करने के लिए यह टाइम्स किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को। क्यों? क्योंकि यूएसए के राष्ट्रपति को एक नया जो शक्ति प्रदान करने के लिए, आकार प्रदान करने के लिए। कमला हैरिस को इस चुनाव में इन्होंने हराया है, क्योंकि कमला हैरिस जो थे अमेरिका के उपराष्ट्रपति थी। शुरुआत इसकी 1927 में हुआ था। ललन टॉप प्रश्न की ओर चले हम लोग। तो हाल ही में किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पशुधन पर बर्फ टैक्स को किसने समाप्त कर दिया? तो ये करने वाला न्यूजीलैंड। हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ किया गया? कर्नाटक। हाल ही में यूएस एजेंसी द्वारा भूमि नायक से सम्मानित किसान सिद्धेश शेखोर का संबंध किससे है? तो ये महाराष्ट्र से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे नान मुधुलवन कार्यक्रम का संबंध किससे? तमिलनाडु राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे कम उम्र में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो पूरे विश्व में सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज चैंपियनशिप बनने वाले डी गुकेश हैं। डी गुकेश का पूरा नाम है डोम राजू गुकेश। विश्व शतरंज चैंपियन जिनका आयोजन सिंगापुर में किया गया है। फाइनल मैच आपको डी गुकेश जो भारत की तरफ से थे और डिंग लीरेन जो चीन के रहने वाले थे। यहाँ पर डी गुकेश भारत की तरफ से जो है इन्होंने शामिल हुआ था और विजेता भी रह चुके हैं, जबकि उप विजेता आपको डिंग लीरेन बन चुके हैं जो चाइना के रहने वाले। और भारत जो है इसमें सेकेंड बार जीता है। ठीक है, इस ऐसा कारनामा सेकेंड बार हो चुका है। पहला बार आपको विश्वनाथ आनंद ने किया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व शतरंज में सबसे युवा विजेता कौन है? डी गुकेश ही हैं। इनसे पहले कौन थे? तो गैरी कास्पारोवा थे जो रूस के थे। तो अब रूस के पूरे विश्व में फेंका गए। सेकंड में स्थान पर गैरी कास्पारोवा। विश्व कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में सबसे युवा चैलेंजर कौन है? डी गुकेश ही है, याद रखिएगा। विश्व कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में सबसे युवा चैलेंजर डी गुकेश। भारत की फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे और भारत की फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर विजया लक्ष्मी हो जाएंगे। और वहीं पर देखिए कि भारत के नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये श्यामा निखिल है, 50वें क्रम के। फीडे अब इसकी स्थापना 20 जुलाई को होता है। हेडक्वार्टर लुजोन स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन ललन टॉप को देखते हैं। हाल ही में येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 176। याद रखेंगे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 176वें स्थान है। हाल ही में चर्चा में रहे पेट्रो डॉलर डील का संबंध किसके साथ था? यूएसए और सऊदी अरब के बीच पेट्रो डॉलर का समझौता। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हेमिस थेसेचू उत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी क्या है? ले। इसमें टोटल कितने जिला है? तो अभी 7 जिला है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ राज्य का इंडेक्स के बारे में। जैसे भारत हंगर इंडेक्स में कितने एक स्थान पर? 105 में। वहीं पर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 134वां स्थान। आसियान पावर इंडेक्स में एशियाई पावर इंडेक्स में तीसरा स्थान। लो इंडेक्स में 79वां स्थान।
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159वें स्थान, जेंडर गैपिंग इंडेक्स में आपको 129वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट का संबंध किससे है? तो ये रविंद्र चंद्र आश्विन का ये प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कहाँ सम्मानित किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में। डायनामाइट का खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। और इन्हीं के निधन के रूप में आपको 10 दिसंबर को हर साल आपको नोबेल पुरस्कार मनाया जाता है। अब ये 10 दिसंबर को इसका वितरण किया जाएगा। और जैसे अर्थशास्त्र वाला किसको मिला है अभी फर्स्ट? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो ये नोबेल शांति पुरस्कार मिला था फर्स्ट बार, वो 1969 में। वहीं हम लोग देखें कि ये इनका जो आपको अल्फ्रेड नोबेल के निधन के रूप में 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाएगा। स्टॉकहोम से आपको शेष दिया जाता है। स्टॉकहोम के राजधानी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से आपको शेष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वहीं नॉर्वे जो है आपको ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, यहाँ से आपको शांति वाला दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है 2024 में दिए गए नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो साहित्य में किसे दिया गया? हांगकांग को दिया गया, जो साउथ कोरिया के रहने वाले थे। भौतिकी के क्षेत्र में हाफफील्ड और हिंटन को दिया गया था। रसायन शास्त्र में बेकर, हर्शविस और जम्फर को दिया गया था। वहीं औषधि यानी मेडिसिन में गौरी रुब्बू को दिया गया है और एम्ब्रूस को दिया गया है। अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स में जॉनसन को दिया गया है, जॉनसन रॉबिन्सन और एस्मैग्लू को दिया गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और यहाँ पर शांति में, यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए शांति में किसे दिया गया है? तो रसायन शास्त्र में बेकर, हर्शविस और जम्फर को दिया गया। शांति में निहोन हिंडाक्यों को दिया गया, जो जापान के समूह के। ललन टॉप देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? तो ये नागशस्त्र प्रथम है, जो आत्मघाती के नाम से जाना जाता है, जिसमें अभी भारतीय सेना में यानी थल सेना में से शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? साइरिल रामाफोसा अभी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति है। हाल ही में पुलिस ने भीड़ भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कहाँ लागू किया है? ये शिमला में। शिमला किसकी राजधानी है? कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का उद्घाटन फिल्म कौन सी रहेगी? तो बिल एंड मॉली। बिल एंड मॉली जो है 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के उद्घाटन फिल्म होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2024 कब मनाया गया है? ये आपको 12 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को ही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2024 कहते हैं। 12 दिसंबर को इसको आयोजन किया गया है। घोषणा 2017 में किया गया था। हर किसी को हर जगह गुणवत्तापूर्ण हो और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सबको मिल सके, इसका उद्देश्य है। आप देख लेते हैं कि स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल यानी कि राष्ट्रीय वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। और वहीं पर देखिए कि मिशन इंद्रधनुष डे आपको 25 दिसंबर को मनाया जाता है। शुरुआत इसको 25 दिसंबर 2014 से किया गया था। ललन टॉप देखते हैं कि हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुर्तगाल, इटली में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G7 का 2024 में होस्ट कौन था या मेजबान? तो ये पुर्तगाल, पुगलिया, इटली के रहने वाले थे। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राजधानी घोषित किया। तो ये अमरावती जो है आपको राजधानी घोषित किया गया आंध्र प्रदेश की। हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोझा योजना किसने प्रारंभ किया? असम ने। असम की राजधानी दिसपुर। हाल ही में PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किसने किया है? ये शुरू करने वाला हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए बम्ब में देख लेते हैं कि महाराष्ट्र हो जाएगा। लोडो योजना में देखिए राजस्थान हो जाएगा। मैया योजना में झारखंड शुरू करने वाला। महतारी योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। इस बार का उद्घाटन क्रम 10वां था। होस्ट इसका देहरादून रहने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड की 2 राजधानी, एक गैरसैंण और एक है देहरादून।
शुरुआत पुष्कर धामी ने किया क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, और थीम कौन है, तो डिजिटल हेल्थ इसका थीम है। भारत में फर्स्ट ऑडियो एंड विजुअल कॉन्फ्रेंस गोवा में शुरू किया गया। भारत में ग्लोबल फिनटेक समिट मुंबई में किया गया। भारत में राइजिंग राजस्थान जयपुर में शुरू किया गया। यूनेस्को में 46वें सत्र की बैठक दिल्ली भारत मंडप के अंदर किया गया। AI समिट हैदराबाद में शुरुआत की गई इसको। और थर्ड हमारा संविधान हमारा सम्मान, थर्ड वाला कहाँ है, गुवाहाटी में। दूसरा वाला प्रयागराज, पहला वाला बीकानेर। भारत में फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड ऋषिकेश के अंदर। ललन टॉप प्रश्नों को देखते हैं। PM मोदी 3.0 कैबिनेट में सबसे अमीर मंत्री कौन है, डॉक्टर चंद्रशेखर है। लेकिन सबसे युवा मंत्री कौन है, राम मोहन नायडू हैं, जो उड्डयन मंत्री अभी वर्तमान में है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान को प्रणाली को प्रारंभ किया, यानी इंडिया प्लस UAE ने किया है। यानी कहने का मतलब है कि इंडिया और प्लस UAE के साथ जब व्यापार होगा तो ये इंडिया करेगा अपना रुपया के माध्यम से और UAE करेगा अपना दिरहम के माध्यम से। ठीक है, तो ये दोनों अपने अपने करेंसी के रूप में आदान प्रदान करने वाला है। यहाँ पर डॉलर का यूज नहीं चलेगा। हाल ही में दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का संबंध किससे है, तो ये रसोद से है। किसे, रसोद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, उपेंद्र द्विवेदी को सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह और थल सेना अध्यक्ष जिसे आर्मी बोलते हैं दिनेश त्रिपाठी यहाँ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में फीफा ने सऊदी अरब को किस वर्ष पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी का प्रदान किया है, तो जो 2034 में जो आपको फीफा में सऊदी अरब में जो विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप जो होने वाला है, ये इसका आयोजन 2034 में कौन करेगा, तो ये करने वाला देश कौन होगा, तो ये सऊदी अरब हो जाएगा। कौन, सऊदी अरब। अब मैन फुटबॉल वर्ल्ड कप यानी पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप का शुरुआत 1930 में हुआ था। पहली बार 1930 में होस्ट उसका था उरुग्वे, विजेता भी उसमें उरुग्वे ही था। लेकिन 2026 वाला, तो ये तो हो गया आपको 2034 वाला आयोजन। ठीक है, आप देख लेते हैं कि 2022 में आयोजन कहाँ किया गया, कतर में। विजेता इसमें कौन रहा, अर्जेंटीना। उप विजेता कौन था, फ्रांस, जबकि उस बार क्रम था 22वां। ठीक है, तो ये 2022 वाला देख लिए। अब चलिए हम लोग 2023 के हम लोग यहाँ पर इसको देख लेते हैं 2026 वाला को। अब 26 का आयोजन में कहाँ किया जाएगा, क्योंकि 4 साल पर होता है। 22 के बाद आएंगे तो 4 साल के बाद यह आयोजन किया जाता है इस खेल का। तो 22 के बाद आता है 22 4 26, तो 26 में आयोजन USA, मैक्सिको और कनाडा में किया जाएगा। ये तीनों देश इसका भागीदार रहेगा, यानी कि इसका होस्ट संभालेगा। क्रम उसका 23वां होगा, क्योंकि 2022 में कौन सा था, तो ये 22वां, तो 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26, और 26 में 23वें क्रम का होगा। वहीं पर देख लेते हैं 26 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, तो 2030 वाला इसकी 100वीं वर्षगांठ मनने वाला है, क्योंकि इसकी स्थापना जो हुआ था 1930 में हुआ था। तो 100वीं वर्षगांठ मनने वाला है, और इसका आयोजन जो किया जाएगा स्पेन, मोरक्को और पुर्तगाल इसका होस्ट होगा। 24वां इसका आयोजन क्रम होगा, और यह कहाँ होगा, तो 2034 में। कहाँ, सऊदी अरब में। और क्रम इसका कौन सा होगा, 25वां। याद रखेगा कि सऊदी अरब में, याद रखेगा ये चीज़ कि आप लोग को पूछेगा कि फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी, पुरुष फुटबॉल विश्व कप का मेजबानी किसने कौन करेगा, तो ये सऊदी अरब करेगा। आयोजन कब होगा, 1934 में। क्रम पूछेगा तो ये 25वां हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि क्रम पूछेगा ना, क्रम आपको पूछेगा तो क्रम हो जाएगा आपको 25वां। वर्ष पूछेगा तो 2034 होइएगा, लेकिन होस्ट इसका करने वाला कौन होगा। ठीक है, इसका होस्ट यानी कि मेजबान कौन करेगा, ये सऊदी अरब करेगा। कौन करेगा, सऊदी अरब करेगा। तो ये 3 चीज़ याद रखिएगा, कहाँ होगा, सऊदी अरब में। कब होगा, 2034 में। वो क्रम कौन सा होगा, 25वां होगा। अब देख लेते हैं कि फीफा जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल फुटबॉल डे आपको कब मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल डे कब मनाया जाता है, 25 मई को। कोपा कप का विजेता कौन रह चुका, अर्जेंटीना। उप विजेता कोलंबिया। यूरो कप का विजेता स्पेन, उप विजेता इंग्लैंड। डुरंड कप का विजेता नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने जीत चुका है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कॉमनवेल्थ 2024 का होस्ट यानी किसने मेजबानी किया था, कॉमनवेल्थ 2024 कहाँ हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ओलंपिक 2028
कहाँ हुआ था? लॉस एंजल्स USA में। और एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया? जापान में किया गया। ललन टॉप प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिले? 129वें स्थान पर है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहले ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित कहाँ किया गया? तो ये कजान के रूस में किया गया। कहाँ पर? कजान के रूस में किया गया है, क्योंकि ब्रिक्स लिखा जाता है ऐसे BRICS। ठीक है, तो ये कजान के रूस शहर में किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आ जाता है रसिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। आप देख लेते हैं कि इनमें नए सदस्य कौन शामिल हो चुके हैं। तो इसमें 5 नए सदस्य शामिल हैं, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, UAE और सऊदी अरब। तो पहले जो इसमें देश था BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये टोटल आपको 5 देशों का समूह था, लेकिन अब इसमें और धीरे धीरे ऐड होते जा रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं कि ये ब्रिक्स से कुछ और बन जाएगा, तो ब्रिक्स के ब्रिक्स से रहेगा, लेकिन इसमें और देश शामिल हो रहे हैं। जैसे अभी नए देश शामिल हुए हैं, इजिप्ट यानी मिस्र, इथियोपिया, ईरान, UAE और सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम है, जो आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओडिशा का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो मोहन चरण मांझी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी विलो चिप का अनावरण किया है। तो अनावरण चिप जो है विलो चिप, इस विलो चिप का अनावरण करने वाला गूगल। अब विलो चिप क्या होता है? तो गूगल ने लॉन्च किया। यह एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप होता है, और क्वांटम का मतलब ही होता है स्पीड, तेज, और इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। किसके मामले में? तो इस सुपर कंप्यूटर के मामले में इसका स्पीड काफ़ी तेज होता है, और यह आकार में काफ़ी छोटा भी होता है। अब देखिए कितना तेज और कितना जो छोटा क्यों होता है। तो एक सुपर कंप्यूटर कोई काम को 10 के पावर 25 वर्ष, 10 के पावर यानी कि 10 के ऊपर 25 को जीरो बैठाइए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17, यानी ऐसे 25 को जीरो बैठाइएगा ना, तब जाकर के कोई ये काम को कर पाएगा। लेकिन वहीं क्वांटम जो चिप है, ये सिर्फ 5 मिनट में इस काम को कर देगा। जिसको 10 के पावर 25 वर्ष लग जाएगा एक काम को सुपर कंप्यूटर को करने में, वही काम को 5 मिनट में ये क्वांटम कंप्यूटर इसको कर देगा। आप देख लेते हैं कि 16 टर्बा का ओपन AI को बनाया गया था। तो 16 टर्बा को किसने बनाया था? तो ओपन AI को बनाया गया था। ये भी आप लोग याद रखें। ललन टॉप, हाल ही में UNSC इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना किसने प्रस्तुत किया? USA ने किया। हाल ही में दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया? 11 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति सैलोस चिलिमा का संबंध किससे है? तो ये मलावी के रहने वाले थे। कहाँ के? मलावी के रहने वाले थे। इनका जो जहाज जो है ना, जहाज, इस जहाज यानी विमान दुर्घटना में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हेलबॉर्न नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीत चुका है? जर्मनी में। जर्मनी। तो ये टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हेलबॉर्न नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीत चुका है। तो ये जीतने वाले कौन है? तो ये जीतने वाले हैं सुमित नागल, और ये कहाँ के रहने वाले? जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था, और जर्मनी के रहने वाले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत किन राज्यों की ग्राम पंचायतों को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिला? तो ये कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार प्रदान किसको करने वाला कौन है? विज्ञान भवन दिल्ली में। तो इसका प्रदान किया गया विज्ञान भवन दिल्ली में। मिला किसको है? महाराष्ट्र राज्य को मिला, उड़ीसा को मिला, उत्तर प्रदेश को मिला है। दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड किसे मिला है? तो कितने राज्यों को? तो ये 27 पंचायत को मिला। नानाजी देशमुख अवार्ड 9 पंचायतों को मिला। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन हुआ था, और 1992 में इसको लागू किया गया था। यानी कि 1992 में यह 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, और 1993 में 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसीलिए पंचायती राज दिवस आपको 24 अप्रैल 1993 को हुआ था, और 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
लागू 24 और 1993 को हुआ था। इसीलिए जो भाग 9 में दिया गया अनुसूची नंबर 11 को जोड़ता है। अब हम लोग यहीं पर देखें तो भाग 9 और अनुसूची 11 ये दोनों का संबंध किससे है, तो पंचायती राज से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और वहीं पर देखें पंचायती राज में अनुसूची 11 में कितने विषय हैं, तो 29 विषय का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती का निर्माण के सिफारिश पर हुआ था, बलवंत राय मेहता की समिति पर। शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। पहली बार चुनाव आंध्र प्रदेश में इसको किया गया था। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने दिया, तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। विंबलडन ओपन में कार्लोस अल्कराज ने ही जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अमेरिकन ओपन में किसने जीता है, तो ये जैनिक सिनर ने। वहीं पर देख ले तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जैनिक सिनर ने जीता है, और जैनिक सिनर इटली के रहने वाले। और फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज ने जीता है। यही तो क्वेश्चन पूछा था, फ्रेंच ओपन में किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य कौन बन चुका है, तो ये आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य स्लोवाकिया बन चुका है। कौन, स्लोवाकिया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किसे, बिल गेट्स से संबंधित है। सोर्स कोड हाल ही में यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद किसने मध्यावधि चुनाव की घोषणा की है, तो ऐसा करने वाला फ्रांस हो चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में GEM को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है, उत्तर प्रदेश। अब GEM क्या होता है, तो GEM का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी कि जिस तरीके से आप लोग को फ्लिपकार्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति अपना सामान को वहाँ पर रजिस्टर कर सकता है और उस पर बेच सकता है, तो सेम उसी तरीके से GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होने वाला है। एक तरह के समझ लीजिए कि यह इंजन हो सकता है, कह सकते हैं कि एक मार्केट की तरह ही काम करेगा, कि इसमें जितना भी कोई भी वस्तु बेचना चाहे इस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है, तो वस्तु एवं सेवा की ऑनलाइन खरीद और बिक्री, यानी कि फ्लिपकार्ट अमेजन जिस तरीके से होता है, तो इसी तरीके से आप इस पर जो किसान होंगे या बिजनेसमैन होंगे या व्यापार होंगे, इस GEM पर अपना रजिस्टर कर देंगे, सामान के वस्तु को रख देंगे। उसके बाद कोई भी व्यक्ति खरीदारी करेगा और उसके पास मैसेज आएगा तो वो अपना पैकिंग करके उसको ऑनलाइन बेच सकता है। शुरुआत 2016 में इसको किया गया था GEM का, और 100% लागू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका। अब उत्तर प्रदेश में एक जगह है प्रयागराज, जो 76वें जिला यहाँ के रूप में घोषित किया प्रयागराज में, क्योंकि यहाँ पर कुंभ मेला होने वाला है। और कुंभ मेला को देखते हुए यहाँ पर इतना सारा भीड़ को इकट्ठा करते हुए कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक और जिला का निर्माण किया जाएगा जब तक कुंभ मेला का आयोजन किया जाएगा। तो ये 76 जिला के रूप में यहाँ पर आयोजन किया गया है, याद रखेगा। शुरू 13 जनवरी से कुंभ मेला शुरू होगा, उसके बाद नहीं तो 75 के 75 ही जिला रहेंगे। हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जीतने वाली भारतीय फाइटर कौन है, तो ये पूजा तोमर है। हाल ही में यूपीआई भुगतान प्रणाली के NPCI से समझौता करने वाला दक्षिणी अमेरिकी देश कौन है, तो पेरू। तो यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए NPCI के साथ समझौता किसने किया है, तो ये पेरू देश ने किया है। नेक्स्ट है हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फिलेमोन यांग का संबंध किससे है, तो ये फिलेमोन यांग जो है वो कैमरून के रहने वाले हैं। UN की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पंडित विजय लक्ष्मी थी। और विजय लक्ष्मी जो थे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सिस्टर यानी बहन थी। हाल ही में प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है, तो सॉफ्टवेयर रहेगा लागत तो इसरो ने लॉन्च किया, लेकिन प्रवाह ऐप पूछेगा तो ये RBI ने लॉन्च किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। 10वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तो 10वां क्वेश्चन कहता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया जाएगा। अब ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया जाएगा, क्योंकि 2024 की और 2024 वाला भी यहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और 25 वाला भी आपको यहीं होगा। वर्तमान खेल मंत्रालय कौन है अभी, तो ये मनसुख मंडाविया। याद रखने के लिए आसान तरीका है कि आप खेल खेलिएगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, यानी मन सुख में रहेगा, तो मनसुख मंडाविया याद रखेगा। वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, तो ये मनसुख मंडाविया है, क्योंकि खेल कोई भी खेलिएगा, स्पोर्ट्स खेलिएगा तो आपका मन हमेशा सुख में रहता है।
ठीक है, क्योंकि आपको शरीर में कोई भी किसी भी तरीके से रोग नहीं होगा, आपका शरीर अनफिटनेस नहीं रहेगा, तो आप स्वस्थ रहिएगा, मन खुश रहेगा। खेलो इंडिया 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कमेंट्स में आप लोग को छापना है। और पैरा गेम्स कहाँ होगा, तो ये दोनों के दोनों आपको बिहार में होगा और इसका मस्केट है गुड़िया गौराया। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन इटली में, 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में किया जाएगा, 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर के फर्स्ट सीएम कौन है, तो ये उमर अब्दुल्ला हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों भारत का यूटी के रूप में कब बना, 31 अक्टूबर 2019 को। देख लेते हैं ललन टॉप, हाल ही में दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, नरसिंह को जो दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभयारण्य जिसे हम लोग कहते हैं नागी नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया। तो ये नागी नकटी जो है वो बिहार का है और अब इसको लेकर के भारत का 85वां जो है वो आपको नागी नकटी को मिला करके पक्षी अभयारण्य या कह सकते हैं रामसर सूची में। तो भारत के तरफ से कुल कितने रामसर सूची में इसे शामिल किया गया, तो रामसर सूची में भारत की तरफ से 85 है और 85वां बना है नागी और नकटी जो बिहार में स्थित है। आगे देख लेते हैं कि चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ, तो ये 65.79% मतदान हुआ था, जिसमें से लोग 64.2 करोड़ लोग भाग लिए थे। ठीक है, हाल ही में बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन थी, यही सुनीता विलियम्स थी जो अभी तक अंतरिक्ष में फंसी हुई है। ठीक है, और इनको वापस लाने के लिए क्रू मिशन जो है आपको स्पेस एक्स है एलन मस्क की कंपनी, और प्लस में आपको जो ये है नासा, ये दोनों ने क्रू 9 मिशन को लॉन्च करेगा और क्रू 9 मिशन के तहत सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने का ये मिशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।